हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस बाय एमबी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद दिलाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज द मोस्ट कॉमन पैरासाइट दैट इन्फेक्ट्स ह्यूमन। मतलब ये सबसे ज़्यादा ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने वाला पैरासाइट है और इसके दो होस्ट हैं। आपको पता है जितने भी पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट के बॉडी में रहते हैं, क्योंकि ना उनको अपने जो एंटायर लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है, वो खुद पे डिपेंडेंट नहीं होते। वैसे ही प्लाज्मोडियम के दो होस्ट हैं, एक है ह्यूमन, दूसरा है फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो। देन आपका क्वेश्चन आता है कि मेल एनाफिलिस मस्क्यूटो क्यों नहीं हो सकता होस्ट। उसका रीज़न ये है कि जो मेल एनाफिलिस मस्क्यूटो होता है वो कभी ह्यूमन के ब्लड को सक नहीं करता, रैदर वो नेक्टर पे फीड करता है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स के नेक्टर होते हैं वो उसको फीड करता है। इसीलिए अ मेल एनाफिलिस मस्क्यूटो कैन नेवर इन्फेक्ट एन ह्यूमन विथ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स पैरासाइट। और ये कहाँ देखा जाता है वो देखते हैं। ह्यूमंस के केसेस में वो ब्लड सेल्स और लिवर सेल्स में देखे जाते हैं, और मस्क्यूटो के केस में वो एलिमेंट्री कैनल और सलाइवरी ग्लैंड्स में देखे जाते हैं। लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू होस्ट, और वो दो होस्ट, द पहला होस्ट है ह्यूमन होस्ट, जिसको हम सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं। क्यों सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर एसेक्सुअल फेज ऑफ प्लाज्मोडियम होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्राइमरी होस्ट हम उसे बोलेंगे जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म का सेक्सुअल फेज होता है, एंड सेकेंडरी होस्ट हम उसे बोलेंगे जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म का एसेक्सुअल फेज होता है। इज दैट क्लियर? सो उस हिसाब से मस्क्यूटो उसका हुआ प्राइमरी होस्ट, क्योंकि प्राइमरी होस्ट के अंदर उसका गैमेटोगोनी होता है, और ये गैमेटोगोनी है सेक्सुअल साइकिल। अच्छा, इधर और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये जो मलेरिया पैरासाइट है ये सिर्फ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नहीं है, इसके अलावा और भी स्पीसीज हैं मलेरिया पैरासाइट के, जैसे प्लाज्मोडियम ओवाल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। बट कंसिडरिंग, मैंने जैसे आपको पहले स्लाइड में बोला था, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वन, इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। बाकी इन सब का जो लाइफ साइकिल है, लाइफ स्टेजेस है, वो सब सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इनके लाइफ साइकिल और फेजेस में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमंस को जो इन्फेक्शन होता है मलेरिया पैरासाइट से, वो इन्फेक्शन होता कैसे है और वो इन्फेक्शन करता कौन है। तो उसका आंसर ये है कि वो इन्फेक्शन स्पोरोजोइट करता है। ये स्पोरोजोइट ही इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया है। आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, डैश इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट, तो वो है स्पोरोजोइट स्टेज। तो ये इन्फेक्शन करता कैसे है? देखिए, जब एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस, मतलब जिसके बॉडी में ऑलरेडी मलेरिया पैरासाइट प्रेजेंट है, अगर वैसा मस्क्यूटो, वैसा मच्छर आपको आके काटता है, तो फिर उसके सलाइवा में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइट प्रेजेंट होते हैं। ये जो इन्फेक्टिव स्टेज, वो हज़ारों की मात्रा में उसके सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, और वो जब आपको काटता है तो फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में वो सारे इन्फेक्टिव स्टेजेस, वो सारे स्पोरोजोइट को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से आप खुद इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो इस स्पोरोजोइट का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें, तो वो एक सिकल शेप होता है। सिकल शेप क्या होता है? जैसे आप लोगों को पता होगा कि खेत वगैरह में ये यूज़ होता है, सिकल जिसे हम बोलते हैं, तो इसका शेप भी कुछ उस तरह होता है। उसके अलावा ये एक यूनिन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब इसका एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड इसका आउटर कवरिंग जो पेलिकल है वो इलास्टिक होता है, जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये आउटर कवरिंग। देन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल। ये आप देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं मूवमेंट में, वो ऑर्गेनिज्म को आगे चलने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा आप ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये एंटीरियर पोजीशन, ये है एंटीरियर पोजीशन, और ये है पोस्टीरियर पोजीशन। और इसी एंटीरियर पोजीशन में ये एपिकल कैप के पास एक ऑर्गेनेल होता है, जो ऑर्गेनेल रिलीज करता है कुछ सब्सटेंसेस, और वो सब्सटेंसेस काम क्या करते हैं? वो सब्सटेंसेस हेल्प करते हैं लिवर सेल को पेनिट्रेट करने के लिए। मतलब लिवर सेल के अंदर इस स्पोरोजोइट को पहुंचाने के लिए लिवर सेल को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, और वो काम करता है ये ऑर्गेनेल। ठीक। तो ओवरऑल मैं आपको अगर एक आइडिया देने जाऊं कि मलेरिया पैरासाइट का लाइफ साइकिल कैसा होता है, तो फिर हमें ह्यूमन बॉडी और मस्क्यूटो बॉडी में पहले एक एक करके देखना पड़ेगा। एक ओवरव्यू देने के लिए, ह्यूमन बॉडी में मैंने पहले ही बोला था कि एसेक्सुअल फेज होता है, और मस्क्यूटो बॉडी में सेक्सुअल फेज होता है। तो एसेक्सुअल फेज में ह्यूमन बॉडी का तीन चीज़ें आती हैं। एक आता है लिवर सिजोगोनी, जो कि लिवर सेल्स में होते हैं। फिर आता है आरबीसी सिजोगोनी, और इसको एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी भी बोलते हैं, जो कि नेम से पता लगता है ये आरबीसी में होता है। और लास्ट को आता है गैमेटोगोनी,
और मस्क्यूटो के केसेस में ये जो गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, ये दोनों फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं और वो जाइगोट आगे जाके स्पोरोजोइट बनाता है। और ये जो स्पोरोजोइट प्रेजेंट होता है वो स्पोरोजोइट आके ह्यूमन को फिर से अफेक्ट करता है। सो ये एक एंटायर साइकिल है जो कि प्लाज्मोडियम वाइवाक्स शो करता है बिटवीन टू होस्ट, एक ह्यूमन होस्ट और एक मस्क्यूटो होस्ट के अंदर। लिवर सिजोगोनी के अंदर भी और दो चीजें होती हैं, प्री एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी और एक्सो एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। फर्स्ट हम देखते हैं लिवर सिजोगोनी। लिवर सिजोगोनी में मैंने बोला कि पहले प्री एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। इसमें ये होता है कि स्पोरोजोइट्स जो होते हैं, जो इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं, वो स्पोरोजोइट्स लिवर को एंटर करते हैं। स्पोरोजोइट मस्क्यूटो बाइट से हमारे बॉडी के अंदर आए, फिर वो लिवर में एंटर किए। उसके बाद वो स्पोरोजोइट का शेप चेंज होता है। कैसे होते हैं वो स्पेरिकल हो जाते हैं, मतलब गोल हो जाते हैं। क्यों, हमने वहाँ देखा था कि वो सिकल शेप के होते हैं, वो ऐसे होते हैं, उससे वो स्पेरिकल हो जाते हैं। और नॉन पिगमेंटेड, मतलब उसमें कोई पिगमेंट होता नहीं है, तो नॉन पिगमेंटेड हो जाते हैं और तब वो बनते हैं क्रिप्टोजोइट। जब स्पोरोजोइट का शेप चेंज होके वो स्फीयर बन जाता है और नॉन पिगमेंटेड बन जाता है तो उसको क्रिप्टोजोइट बोलते हैं। और 9 दिन के बाद, आफ्टर 9 डेज, वो क्रिप्टोजोइट चेंज होता है क्रिप्टोमेरोजोइट में। और ये क्रिप्टोमेरोजोइट आगे जाके दो टाइप के चीज़ें बनाता है, एक माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट और एक मैक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट। ना, ये जो माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट हैं ये छोटे हैं और ये अब आरबीसी में एंटर कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट है ये आरबीसी में एंटर नहीं कर सकते, इसीलिए इनको फिर से लिवर में लेना पड़ेगा हमें। तो ये लिवर में फिर से एंटर कर जाते हैं। इधर वही चीज लिखिए, देखिए कि माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट दे एंटर आरबीसी व्हेयरएज द मैक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट दे एंटर लिवर सेल्स अगेन। ठीक ना, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज क्या है? ये जो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज है ये सिर्फ मैक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट्स के लिए होता है, क्योंकि ना जो माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट्स हैं वो तो ऑलरेडी आरबीसी में पहुंच चुके हैं, बचा कौन? मैक्रो क्रिप्टो। तो ये जो मैक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट है वो फिर से लिवर को जाएंगे, उसके बाद वो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट फॉर्म करेंगे और ये मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट आगे जाके माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट बनेगा और ये माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट फिर से आरबीसी पे जाएंगे। तो ये एंटायर लिवर सिजोगोनी में एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि आरबीसी में एंटर करने के लिए माइक्रो साइज में होना जरूरी है। जब तक माइक्रो साइज में ना पहुंचे वो पैरासाइट तब तक वो आरबीसी में एंटर नहीं कर सकता। इसीलिए जो माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट है वो आरबीसी में गए, जो मैक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट है वो आरबीसी में नहीं घुस सकते, इसलिए वो लिवर में गए। लिवर में जाने के बाद वो फिर से चेंज होकर माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट हुए एंड देन दे एंटर द आरबीसी एंड विद दिस द लिवर सिजोगोनी फेज इज कंप्लीटेड। तो अब लिवर से आएंगे हम एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी, मतलब यहाँ पे जितने भी सारे क्रिप्टोजोइट्स हैं वो आरबीसी के अंदर आ चुके हैं, दे हैव इन्वेडेड द एरिथ्रोसाइट्स। और ये जो साइकिल है ये जनरली 48 आवर का साइकिल है। तो इन साइकिल में हम 3-4 स्टेजेस देखेंगे प्लाज्मोडियम के। द पहला स्टेज है ट्रोफोजोइट स्टेज, और ये ट्रोफोजोइट स्टेज कैसा होता है? दिस इन दिस स्टेज द पैरासाइट ग्रोज बाय इंजेस्टिंग हेमोग्लोबिन, मतलब हेमोग्लोबिन खा खा के, हमको पता है कि हमारे आरबीसी में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वो हेमोग्लोबिन होता है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो उसी हेमोग्लोबिन को खा खा के वो एक फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। उस स्टेज को हम बोलेंगे ट्रोफोजोइट स्टेज। द सेकंड स्टेज आता है ट्रोफोजोइट के बाद सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट रिंग स्टेज में क्या होता है? ये जो फूड वैक्यूल था वो फूड वैक्यूल इतना बड़ा हो जाएगा कि वो न्यूक्लियस को साइड को धकेल देगा। इधर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि वो जो फूड वैक्यूल है वो इतना बड़ा हो गया है कि इधर जो न्यूक्लियस है वो एक पेरिफेरी को हट गया है, एक साइड को हट गया है, इसलिए इसको सिग्नेट रिंग बोलते हैं, मतलब वो एक रिंग जैसा दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है स्कफनर्स डॉट स्टेज, और ये जो स्कफनर्स डॉट स्टेज होता है ये एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसका ये होता है कि उसमें स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, मतलब वो पैरासाइट के जो सेल होता है उसको स्यूडोपोडियल प्रोसेसेस फॉर्म हो जाते हैं उसमें, और उसमें येलो और ऑरेंज ग्रैन्यूल्स भी फॉर्म हो जाते हैं। उसमें येलो और ऑरेंज ग्रैन्यूल्स ऐसा डॉट डॉट होकर प्रेजेंट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है रोजेट स्टेज, और रोजेट स्टेज का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ना उस सेल में जितने भी सारे ऑर्गेनल्स है, जितना भी साइटोप्लाज्म है वो रोजेट अरेंजमेंट जैसा है, जैसे गुलाब अरेंज होकर रहता है, गुलाब के पंखुड़ियाँ, उस हिसाब से उस सेल में भी आप देख सकते हैं ये जो स्टेज है यहाँ पे उसके सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी सारे साइटोप्लाज्म हैं वो भी गुलाब के पंखुड़ियों जैसे अरेंज होके हैं, जिसकी वजह से उसको रोजेट स्टेज बोला जाता है। और इसी रोजेट स्टेज में ही वो इतना बड़ा हो जाता है कि आरबीसी के अंदर और नहीं रह सकता और वो आरबीसी को बर्स्ट कर देता है।
मतलब आरबीसी को फोड़ के वो बाहर आ जाता है। और इसी टाइम में जो आरबीसी फूटा, जो आरबीसी के जितने भी सारे उसके अंदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट थे वो भी रिलीज होंगे। सिमिलरली जब आरबीसी फूटा उसके अंदर से एक सब्सटेंस रिलीज हुआ जिसको हम बोलते हैं हेमोजोइन, और ये हेमोजोइन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मलेरिया में हम बोलते हैं कि उसको मलेरिया का फीवर आ रहा है, उसको शिवरिंग हो रहा है, चिल्स आ रहे हैं, ये हेमोजोइन जब रिलीज होता है आरबीसी से तभी मलेरिया के चिल्स और शिवरिंग आते हैं। ठीक, आई होप ये एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज होता है गैमेटोसाइट फॉर्मेशन, और ये जो गैमेटोसाइट फॉर्मेशन स्टेज होता है ये एक्चुअली सेक्सुअल स्टेज का प्रिपरेशन स्टेज होता है, क्योंकि ना हमें पता है कि सेक्सुअल स्टेज किस में होता है, सेक्सुअल स्टेज मस्क्यूटो में होता है, और उससे पहले सेक्सुअल स्टेज पहले हमें गैमेट फॉर्मेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ना बिना गैमेट के तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो ये गैमेट प्रोडक्शन स्टेज ह्यूमंस में होता है। तो वही देखते हैं क्या होता है इसमें। आफ्टर मल्टीपल जनरेशंस ऑफ ब्लड सिजोगोनी सम मेरोजोइड्स ट्रांसफर्स इनटू गैमेटोसाइट्स, मतलब ये जो मेरोजोइड्स ही होते हैं वो ही गैमेटोसाइट को ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और ये गैमेटोसाइट्स भी दी सेक्सुअल फॉर्म्स रिमेन इनएक्टिव इन ह्यूमन ब्लड, ये ह्यूमन ब्लड में ट्रांसफॉर्म तो हो जाते हैं बट इनएक्टिव रहते हैं। कब तक इनएक्टिव रहते हैं? जब तक वो मॉस्क्यूटो के अंदर ना चले जाएं। और गैमेटोसाइट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक मैक्रोगैमेटोसाइट, एक माइक्रोगैमेटोसाइट। जो मैक्रोगैमेटोसाइट होता है वो फीमेल होता है, और माइक्रोगैमेटोसाइट जो होता है वो मेल होता है। उनके थोड़े बहुत डिफ्रेंशिएशन हम देख लेते हैं। द फीमेल गैमेटोसाइट और माइक्रोगैमेटोसाइट इज लार्जर इन साइज, उसका साइज बड़ा होता है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, दे आर मोर न्यूमरस इन नंबर। फिर दे हैव स्मॉल पेरिफेरल न्यूक्लियस, मतलब उनका जो न्यूक्लियस होता है वो एक पेरिफेरी के साइड होता है। आप इधर देख सकते हैं ये जो सेल है इसका जो न्यूक्लियस है वो एक साइड को धकेल दिया गया है, एंड इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डार्क होता है। सिमिलरली इन केस ऑफ माइक्रोगैमेटोसाइट जो कि मेल गैमेट्स होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल गैमेट, वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उनका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है और सेंट्रल होता है। इधर आप देख सकते हैं इसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू मैक्रोगैमेटोसाइट, और ये सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट है। उसके बाद इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो लाइट होता है और क्लियरर होता है। ठीक, आप इसी पिक्चर से भी डिफरेंस देख सकते हैं। तो हमको मॉस्क्यूटो के अंदर सेक्सुअल फेस करने के लिए जितनी सारी चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। क्या? एक मेल गैमेट चाहिए था वो हमें मिल गया है, एक फीमेल गैमेट चाहिए था वो भी हमें मिल गया है। अब हम चलते हैं देखने कि फीमेल मॉस्क्यूटो, जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो ही इसको ट्रांसमिट कर सकती है, तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो में क्या क्या साइकिल होते हैं। द सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जो कि टेक प्लेस करता है मॉस्क्यूटो में, इसको हम गैमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं। ये कब स्टार्ट होता है? जब एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो एक इन्फेक्टेड ब्लड को खाती है, इन्फेक्टेड ब्लड को सक करती है, तो फिर जो गैमेटोसाइट होते हैं वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद उनका डाइजेशन नहीं होता, वो लोग डाइजेशन को सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि ना उनका जो आउटर कवरिंग होता है वो इतना थिक होता है, वो इतना रेजिस्टेंट होता है डाइजेस्टिव जूसेस को कि वो डाइजेस्ट नहीं होते। फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडरगो करते हैं। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? अभी तक मैंने बोला था वो इनएक्टिव फेज में थे, तो यहाँ पे एक्टिव क्यों है? यहाँ पे एक्टिव होने का जो मेजर रीजन है वो ये है कि फीमेल मस्क्यूटो का जो ब्लड है वो कैसा ब्लड है? वो हमें पता है वो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, उनके ब्लड में टेम्परेचर नहीं, उनके बॉडी में टेम्परेचर नहीं होता। सो ये जो कोल्ड ब्लडेड एनवायरनमेंट है यही एनवायरनमेंट ही एक्टिवेट करते हैं सारे गैमेट्स को, सो दैट वो आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो अब हम फिर से देखेंगे वही चीज़ कि माइक्रोगैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, मैक्रोगैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। माइक्रोगैमेट में एक्स फ्लैजेलेशन होता है, मतलब उसके 6 to 8 फ्लैजेला फॉर्म होते हैं, और वो वेरी एक्टिव होता है। हमें पता है जनरली जो मेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, और इसी मोटिलिटी के लिए ही उनमें फ्लैजेला का होना ज़रूरी है। देन सेकेंड इज मैक्रोगैमेट। मैक्रोगैमेट होते हैं फीमेल, और फीमेल तो इमोटाइल होती है और नॉन मोटाइल होती है, उसके लिए हमें चाहिए ही नहीं कोई एक्स फ्लैजेलेशन, तो यहाँ पे नो फ्लैजेला फॉर्मेशन। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन के स्पोरोगोनिकल जो कि मस्क्यूटो के डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। तो सबसे पहले क्या होता है फर्टिलाइजेशन? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन both the gametes they fuse together in the stomach of the mosquito to form the diploid zygote. zygote formation हो गया दो गैमेट के फ्यूजन से। उसके बाद ये है फर्स्ट स्टेज। फिर सेकंड स्टेज आता है ookinete फॉर्मेशन। ये जो ookinete फॉर्मेशन है वो कैसे होता है? जब जाइगोट मोटाइल बन जाता है। वो कैसे मोटाइल बनेगा? जाइगोट में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो वॉर्म लाइक दिखता है, मतलब ऐसे स्पेरिकल शेप था उसका, उससे वो थोड़ा ऐसा स्ट्रेट स्ट्रक्चर हो जाता है उसका, और इसी स्ट्रेट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ookinete बोलते हैं। और ये ookinete क्या करता है? वो मस्क्यूटो के स्टोमक वॉल को पेनिट्रेट करता है, मतलब स्टोमक वॉल के अंदर घुस जाता है।
फिर थर्ड स्टेज आता है जो कि है oocyst डेवलपमेंट। ये जो ookinete होता है इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन ग्रो करता है जिसको हम oocyst बोलते हैं। मतलब ये जो ookinete ये स्टोमक के अंदर घुस गया, स्टोमक के अंदर घुसने के बाद ookinete है और ये मस्क्यूटो का स्टोमक है, ये उसके अंदर घुस गया। उसके अंदर घुसने के बाद ये ookinete के ऊपर एक सिस्ट फॉर्मेशन होता है और वो सिस्ट बनने के बाद उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं oocyst। और oocyst के बाद जो लास्ट स्टेज आता है वो है स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी कब होता है? जब उस oocyst के अंदर से मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोसाइट्स फॉर्मेशन होते हैं। मतलब ये एक oocyte, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं और ये स्पोरोजोइड्स जब निकल के बाहर आते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्पोरोगोनी स्टेज। और ये जो स्पोरोगोनी स्टेजेस से निकले हुए स्पोरोजोइड्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं मस्क्यूटो के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। क्योंकि ना आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि जब मस्क्यूटो हमें काटता है तो फिर उसके सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइड प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्पोरोजोइड स्पोरोगोनी के टाइम में oocyst से निकल के सलाइवरी ग्लैंड को चले जाते हैं और जब मस्क्यूटो हमें काटता है उसके बाद हमें मलेरिया होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। पहले वो ह्यूमन होस्ट में कैसे हुआ वो देखे, उसका इन्फेक्टिव स्टेज के बारे में हमने देखा जो कि था स्पोरोजोइड स्टेज। फिर वो मस्क्यूटो के अंदर आया, उसमें उसका सेक्सुअल फेज हुआ और फाइनली फिर से वो स्पोरोजोइड स्टेज तक कैसे पहुंचा। दिस वॉज एन एंटायर डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। फिर आ जाते हैं हमारे लास्ट स्लाइड को जिसमें हम देखेंगे कि अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो फिर उसके क्या साइंस और सिम्टम्स होंगे। तो देखते हैं एक एक करके। द बेसिक थिंग कि मलेरिया क्यों जल्दी हम उसको नहीं जान सकते कि इंसान को मलेरिया हुआ है, क्योंकि ना कुछ इमीडिएट साइन नहीं दिखाता वो मलेरिया इन्फेक्शन के बाद। 10 दिन 15 दिन के बाद वो दिखाता है। बट 10-15 दिन के बाद क्या क्या सिम्टम्स शो करते हैं? हेडेक शो कर सकता है, हमको बुखार आ सकता है, फीवर और जॉइंट पेन हो सकता है हमारे घुटनों में, हमारे एल्बो में, और एनीमिया भी देखा जा सकता है, मतलब खून की कमी। फिर सेकंड चीज़ फीवर हो सकता है, चिल हो सकता है, जो शिवरिंग होता है। देन सडन टेम्परेचर राइज एंड ड्रॉप। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37-38 डिग्री होता है। जो मलेरिया पेशेंट होते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर कभी कभी 36 डिग्री 35 डिग्री आ जाता है, फिर अचानक से बढ़ के 42-45 डिग्री हो जाता है। तो सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर एंड सडन राइज इन टेम्परेचर। और लास्ट को प्रोफ्यूज स्वेटिंग भी होता है, बहुत उनका पसीना बहता है जो मलेरिया पेशेंट्स होते हैं। नाउ कमिंग टू प्रिवेंशन। तो मलेरिया होने से हम कैसे रोकें? पहली चीज़, हम हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं, जो मस्क्यूटो नेट हम बोलते हैं। मस्क्यूटो नेट यूज़ करें हम बिफोर गोइंग टू बेड। देन कुछ हर्बल इंसेक्ट रिपेलेंट भी होते हैं, हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मस्क्यूटो रिपेलेंट हो गया या फिर एनी इंसेक्ट रिपेलेंट हो गया। बट हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो केमिकल बॉडी को, हमारी ह्यूमन बॉडी को जैसे हार्म ना करे, इसलिए हर्बल या नेचुरल रिपेलेंट हम यूज़ कर सकते हैं। देन लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ्स भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें मस्क्यूटो को स्पेस ही ना मिले हमें काटने की। दूसरी चीज़ कि हमें हमारे घर को वायर और मेश से भी कवर कर देना चाहिए। जो छोटे मोटे चीज़ें हैं जहाँ से मच्छर घुस सकते हैं, हमें काट सकते हैं, उन जगहों को हम बंद भी कर सकते हैं, विंडोज़ भी बंद करके रह सकते हैं। उसके अलावा हम हमारे घर के आसपास कोई ऐसी ब्रीडिंग ग्राउंड या फिर ऐसा ब्रीडिंग प्लेस हमें नहीं प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पे मस्क्यूटो ब्रीड कर सके। जैसे आप सबको पता है कि स्टैग्नेंट वाटर जो होता है वो मस्क्यूटो ब्रीडिंग के लिए एक मस्त प्लेस होता है। मतलब एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत दिनों से पानी जमा हुआ है, वहाँ पे मस्क्यूटो इजीली ब्रीड कर सकते हैं। तो उसको भी हमें अवॉइड करना है कि जैसे स्टैग्नेंट वाटर हमारे घर के आसपास कहीं भी प्रेजेंट ना। तो ये कुछ प्रिवेंशन मेथड है। होपफुली आप सब समझ गए होंगे और इसका जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडिंग। बाय बाय।